ज्ञानदीप के हम संयोग है। सेवा शिक्षा संस्कारों से रोशन हर दिल हर लोक है। शिक्षा की आलोक जगाते हैं, सेवा का पाठ पढ़ाते हैं, संस्कारों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय राजेंद्र जी भोवे, आदरणीय संजय जी कुलवालकर, ठौर जी रैनवा, गणपत जी सोलंकी, राजकमल जी, कुंवर जी सरदार, महेंद्र जी, सोन जी, नरपत जी। मेवाड़ में एक कहावत है और मेवाड़ के राज्य चिन्ह पर वो लिखी हुई है और वो बच्चों अगर तुम्हारा फोटो हो गया तो आ जाओ, एक बात को सुनोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। आ जाइए। जो दृढ़ राखे धर्म को तेही राखे करता। इसका मतलब है कि जो धर्म पर चलता है, धर्म की रक्षा करने के लिए तैयार है, वही समाज में पूजनीय है, सम्माननीय है। जो दृढ़ राखे धर्म को तेही राखे करतार, अड़ी मंत्र रो जाप करे वो मेवाड़ी सरदार। तो मेवाड़ का जो सरदार है, मेवाड़ के जो राणा, उनके इस राज्य चिन्ह के नीचे ये संदेश लिखा हुआ है। मैं सोच रहा था कि मेवाड़ के महाराणा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जयंती के अवसर पर गोवा में जहां हमारे बीच आज इतनी बड़ी संख्या में राष्ट्रभक्त, ऐसे सज्जन जो इस देश की चिंता करते, देश के लिए सोचते हैं, युवा शक्ति को कुछ प्रेरणा देने के लिए उन्होंने आज ये शायद महाराणा प्रताप जयंती और महाराणा प्रताप ने जो युद्ध लड़ा उसके 450 वर्ष के अवसर पर मुझे मेवाड़ से यहाँ बुलाया। मैं आपका आभार व्यक्त करते हैं। आज त्रिवेणी संगम है। आप कहेंगे त्रिवेणी संगम कैसे है? आज विश्व योग दिवस भी है, आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है और वर्ल्ड फादर डे भी है। आज ये तीनों का अद्भुत संगम है। और आज मैं आप मंच पर जो बैठे हुए महानुभाव हैं, मैं आपसे एक बात कह रहे हैं, मैं महाराणा प्रताप जयंती नहीं मनाने आया। मैं चाहूंगा कि वो मिट्टी, मैं हल्दी घाटी की माटी लेकर आया हूं और 18 जून को जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, वहां जो वीरों का लहू बहा है, उस लहू से मेवाड़ के उस शूरवीरों के, भारत के स्वाभिमान के लिए जो शूरवीर लड़े, उस माटी को लेकर मैं आपके बीच आया हूं। 18 जून को जो युद्ध हुआ, उसकी माटी यहाँ पर है। मैं इसको माथे पर लगाकर मैं सम्मानीय अतिथियों को एक सवाल करूंगा। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और कल मुझे राज पुरोहित जी ने बताया कि 18 जून रोड यहाँ पर है। 18 जून को ही गोवा आजाद हुआ। तो कितना जबरदस्त संजोग है कि एक तरफ हल्दी घाटी की स्मृति दिवस है और एक तरफ गोवा की स्वतंत्रता का दिवस है। शायद भारतवर्ष में 18 जून नाम की कोई रोड नहीं है, गोवा में है, जो दो बातों को याद दिला
दिलाती है गोवा की स्वतंत्रता की और हल्दी घाटी के युद्ध की। आज मैं सोचता हूं कि परशुराम जी की सृष्टि और हल्दी घाटी की माटी का मिलन एक अभूतपूर्व मिलन है, क्योंकि एक के हाथ में परसा है तो दूसरे के हाथ में भाला है, और दोनों ही अपने जीवन की दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए जाने जाते हैं। महाराणा प्रताप ने भी प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं चित्तौड़ को मुगलों से मुक्त नहीं करा लूंगा, मैं सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा, घास की सैया पर सोऊंगा। ये प्रतिज्ञा महाराणा प्रताप ने ली थी। आज एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद आपको बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन मैं आज ये सब बातें डिकोड करने के लिए आया हूं। आपकी भूमि एक पवित्र भूमि है और इसको मातृभूमि का दर्जा, भारतवर्ष तो पूरी मातृभूमि है, लेकिन गोवा को मातृभूमि का दर्जा इसलिए है क्योंकि गोमांतक गोप प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और जब पृथ्वी पर पाप बढ़ गया, अब माता सुनना इस बात को, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ गया तो पृथ्वी माता ने गाय का वेश धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। गाय का, गौ माता का वेश धारण किया उसने, और वो अपनी व्यथा जब कही तो भगवान ने कहा विष्णु जी के पास जाओ। विष्णु ने कहा कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा और जिस जगह पर प्रकट होऊंगा वो भारत होगी। इसलिए जहां प्रभु पैदा हुए वो भारत माता है, और जो गौ का रूप धारण करके फिर पृथ्वी पर लौट आई वो गौ माता है। और आपका जो प्रदेश है वो गोप प्रदेश है, इसलिए ये भी राष्ट्र से सीधा जुड़ा हुआ ये आपकी मातृभूमि है। इसको नमन करिए, इस माटी को भी माथे पर लगाइए, क्योंकि यहाँ परशुराम की सृष्टि भी है, सह्याद्री भी है और मांडवी भी है। ये दोनों का अद्भुत मिलन इस धरा पर है। मैं सोचता हूं कि आज जब हम एक बात कर रहे हैं कि महाराणा प्रताप की जयंती क्यों बनाई, किस लिए महाराणा प्रताप के विषय को हम आज लेकर यहाँ बैठे हैं। महाभारत का वो श्लोक आप सब जानते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा है, और अधर्म किसका बढ़ा, मुगलों ने जब अधर्म आतताई बनकर यहाँ पर आक्रमण किए, और आप सोच नहीं सकते। और जब ये हुआ तो शायद ईश्वर को लगा होगा कि ये मुगल शेरशाह सूरी के रूप में तो पहले ही चित्तौड़ को जीत चुका था, तब आतताई बढ़े तो कोई न कोई अवतारी पुरुष के रूप में प्रकट हो। तो वो अवतारी पुरुष के रूप में प्रभु ने शायद इस रूप में जन्म लिया कि मैं महाराणा प्रताप बनकर पृथ्वी पर जाऊंगा। तब उनका कोई न कोई ऐसा साथी रहा होगा जिसने कहा होगा अगर आप नीचे प्रताप बनकर जा रहे हैं तो मैं भी चेतक घोड़ा बनकर नीचे आऊंगा। जैसे कि हनुमान जी प्रकट हुए थे और पूंछ में भगवान शिव हनुमान के रूप में 11वें रुद्रावतार के रूप में आए, तो वो योग माया ने कहा मैं कहाँ जाऊंगी, तो कहते हैं कि वो पूंछ के रूप में हनुमान जी के साथ प्रकट हुई, इसलिए हनुमान जी पूरी लंका जला सके लेकिन पूंछ नहीं थी। तो मैं सोचता हूँ अगर प्रताप के साथ चेतक नहीं होता तो शायद ये हिंदुस्तान के स्वाभिमान और स्वामी भक्ति के दो शब्द आपस में कभी न मिले होते। इसलिए आज उस चेतक को भी हम नमन करते हैं। शायद किसी भी राष्ट्र को पराजित करने का सबसे सरल तरीका है सेना को हराना नहीं, इतिहास को बदल देना। यहाँ संघ के सभी आदरणीय पदाधिकारी बैठे हैं। सदियों से हम पर आक्रमण हुए, मुगल काल में दरबारी इतिहासकारों ने अपने इतिहास को जिस ढंग से लिखना चाहा उन्होंने लिखा। एक तरह से गुलाम होकर उन्होंने उनकी प्रशंसा में मुगलों के लिए कसीदे पढ़े। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भारत को मानसिक गुलाम बनाने के लिए अपना इतिहास गढ़ना शुरू किया, और कुछ वामपंथी विचारधाराओं ने हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के लिखा। बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे वैदिक इतिहास को लोगों ने कहा कि ये तो किंवदंती है, कपोलकल्पित घटना है। महाराजा विक्रमादित्य जिसके नाम से हम गुड़ी पाड़वा मनाते,
विक्रम संवत हम मनाते हैं, उस विक्रम संवत को अंग्रेज कहते हैं कि विक्रम नाम का कोई राजा पैदा ही नहीं हुआ। ये सब तुम्हारी गढ़ी हुई कहानियां हैं, और हम उस समय पता नहीं क्यों हमारी मानसिकता ऐसी थी, हम स्वीकार करते चले गए। दुर्भाग्य ये कि उसके बाद स्वतंत्रता के बाद इतिहास लेखन का जो काम होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। दुर्भाग्य ये रहा कि राष्ट्र नायकों को सम्मान देने की बजाय शासकों को सम्मान दिया गया। हमारे आज मैं ये पूछना चाहता हूं आप सब लोगों से, अगर इतिहास की किताबों में अकबर महान लिखा हुआ है तो क्यों नहीं भारतवर्ष के किसी भी एक जगह पर बता दीजिए जहां अकबर की मूर्ति लगी हुई है। और यदि महाराणा प्रताप महान थे तो पूरे भारतवर्ष में किताब में तुमने नहीं लिखा, लेकिन भारत के हर कोने में चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप भाला लिए हुए खड़े हैं। ये इस बात का द्योतक है कि इतिहास केवल किताबों में लिख देने से इतिहास नहीं बनता, इतिहास बनता दिलों में, हृदय में। जब हमारी धड़कनों में कोई योद्धा बस जाता है तो कितने भी तुम इतिहास में अकबर को महान लिखते रहो, लेकिन प्रताप हमेशा प्रातःस्मरणीय रहेंगे। इसलिए आज इतनी बड़ी संख्या में लोग हम यहाँ बैठकर प्रताप के गौरव को याद करें। मैं इतिहास के उस काले पन्नों को मैं नहीं बताना चाहता, मैं वो गलतियां नहीं करूंगा। शायद पहले कई लोगों ने यहाँ गोवा में कभी कभी कुछ इतिहास के ऐसे भद्दे तरीके से कुछ बातें पूरे कर रखी, मैं नहीं रखता। मैं तो एक बात कहता हूं, और ये एक बात कहता हूं कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानकम ब्रूयात्। ऐसे धर्म सनातन। सनातन क्या कहता है? सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। अगर सत्य अप्रिय है तो उसको भी नहीं बोलना चाहिए। ये हमारी सनातन संस्कृति है। इसलिए मैं किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष व्यक्त करने नहीं आया। इतिहास के पन्नों को टटोल कर मैं कुछ चीजें आपके बीच रखने की कोशिश करूंगा। आपको तय करना कि सत्ता के सिंहासन पर बैठा हुआ वो अकबर महान है या स्वाधीनता के लिए जंगलों में संघर्ष करते हुए खाकरे के पत्ते पर बाटी और दाल लेकर खाने वाला वो महाराणा प्रताप, जो हर वक्त आपने महाराणा प्रताप की ड्रेस देखी कभी? कोई ऐसे साफे और ऐसे जेवर पहने हुए राजा थे, ऐसी ड्रेस आपने कभी नहीं देखी। महाराणा प्रताप को किसमें देखा? एक भाला लिए हुए खड़े और सैनिक की ड्रेस पहने हुए, या चेतक के घोड़े पर वो है और हाथ में भाला लिए हुए। यानी प्रताप को जंगल जंगल दर दर भटके, उन्होंने कब मुगल आ जाएंगे इस दृष्टि से हर समय सेना के लिए वो तैयार है। यानी हर समय सैनिक की वेशभूषा में तैयार है, आधी रात को भी लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। है कोई माई का लाल जो रात को भी सैनिक ड्रेस पहनकर अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अड़ा रहे? वो मेवाड़ की माटी का पूत था। इसलिए आज भारत में नहीं, पूरे संसार में यदि स्वाभिमान का कोई एक नाम लिया जाता है तो वो महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप इतिहास का अध्ययन नहीं, वो भारत की अस्मिता का घोष है। वो हम सब के अंदर, हमारी रगों में बसने वाले उस स्वाभिमान का। और स्वाभिमान किसका? आप विद्वत जन बैठे हैं, महाराणा प्रताप स्वाभिमान के लिए लड़े, हम सब जानते हैं, लेकिन वो स्वाभिमान किसका? खुद के स्वाभिमान के लिए लड़े। आप भी लड़ ले, आप भी लड़े, हर एक का अपना स्वाभिमान। मैं किसी को कुछ कह दूं तो कहेगा आपने मेरे लिए क्यों बोला? हर एक का अपना स्वाभिमान। महाराणा प्रताप अपने स्वाभिमान के लिए नहीं लड़े, महाराणा प्रताप इस भारत के स्वाभिमान के लिए, उस प्रत्येक भील के स्वाभिमान के लिए कि तुमको ये कलंक कभी न झेलना पड़े कि तुम्हारा मेवाड़ तो मुगलों के अधीन है। ए भील मित्रों, तुम सीना ठोक कर कहो कि तुम आजाद हो, तुम स्वतंत्र हो, क्योंकि तुम महाराणा प्रताप के राज्य में घूम रहे हो। इसलिए उनके स्वाभिमान की चिंता करने वाला कोई एक योद्धा था, वो महाराणा प्रताप। आज आवश्यकता है इतिहास की इस विचारधारा को नए तथ्यों से परखने की।
मैंने तो बहुत सारी शोध की, आज मैं कुछ किताब लेके भी आया हूँ। जब जब भारत के स्वाभिमान की चर्चा होगी तब तब सबसे पहले अगर कोई नाम लिया जाएगा तो महाराणा प्रताप होगा। मैं आज जब गोवा की भूमि पर खड़ा हूँ तो मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम, हिंदवी स्वराज की प्रेरणा से भी हम जोश में आते हैं। तो दो बातें हैं, एक तरफ स्वराज है और दूसरी तरफ स्वाभिमान है। इसलिए हम नारा लगाते हैं, जय शिवा सरदार की, जय राणा, जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये भी उसी सिसोदिया वंश से, भोसले वंश जो है शिवाजी का इसी सिसोदिया वंश से निकल कर आया है। इसलिए महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी एक ही वंश के। ये इतिहास के पन्नों में लिखा है। बहुत से इतिहासकार इसको नहीं मानते, लेकिन मैं इस बात को पूरी तरह मानता हूँ। इसलिए आपने दोनों तस्वीरें साथ लगाई है और पूरे भारतवर्ष में दोनों की तस्वीरें साथ लगती है। इस बात का द्योतक है ये दोनों एक ही वंश से थे और बाकी जो मूल वंश है वो तो प्रभु श्री राम का है। महाराणा प्रताप श्री राम के वंशज है, इसलिए हम उनको गौरव से इसलिए कहते हैं प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप। ये हम सबको आज आप जो जयंती बना रहे हैं, मुझे कभी कभी लगता है कि एक तरफ जब अरावली का सिंह है, दूसरी तरफ सह्याद्री का सिंह है, दोनों ने अपनी आन बान और शान के लिए सर्वस्व कुर्बान किया। आज रत्नागिरी और बाकी सारा जो जिस किले की कल हम बात कर रहे थे, उस किले को शायद इस सरकार ने ढंग से वापस उसको रोपवे बनाकर लोगों को दिखाने की कोशिश की है। हम घूमने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन उन स्थानों पर जहां पर माटी पर वो पद चिन्ह पड़े हुए हैं, उस माटी को बंगाल के लोग जब आते हैं तो पागल की तरह उस हल्दी घाटी को माटी को उठाते हैं और रोते भी लगते हुए माथे पर यूं तिलक लगाते हैं त्रिपुट की तरह और रोते जाते हैं कि हमारे देश के स्वाभिमान के लिए कितने लोगों ने रक्त बहा दिया। उसको नमन करते हैं, छूते हैं। किस लिए करते हैं? मन में वो भाव पैदा हो, राष्ट्रभक्ति का वो ज्वार अपने अंदर कोई माटी पैदा कर सके। बाकी मिट्टी तो मिट्टी है, क्या फर्क पड़ता है? ये मिट्टी जो हल्दी घाटी की यहाँ पर आई है, कहीं न कहीं ये कलश आपको इस बात के लिए कहीं तो प्रेरणा देगा। मैं सोचता हूं कि जब आपके मन में ये भाव आएगा, आपके मन में जब ये भाव आएगा कि हल्दी घाटी की माटी है, तो आपको तुरंत हल्दी घाटी के योद्धाओं और महाराणा प्रताप की याद आएगी। कभी कभी भारत के उस दुर्भाग्य को मैं जब देखता हूँ, स्वर्णिम काल था, एक बहुत बड़े राइटर हुए विलियम विल डुरांट, उन्होंने केस स्टडी करने आए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत शर्म आती है कि अंग्रेजों के लिए मैं आया था लिखने, मुझे ये कहते शर्म आती कि अंग्रेजों ने इस भारत की संस्कृति के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। इनके जो 80 लाख गांवों में जो गुरुकुल थे उनको समाप्त करने का काम किया। इससे बड़ा दुष्टतापूर्ण काम अंग्रेजों का हो नहीं सकता। दुर्भाग्य से हमारे उस संस्कृति के उस परम वैभव को उन्होंने काटने की कोशिश की, लेकिन कुछ बात है हमें कि हस्ती मिटती नहीं हो। हमें कौन मिटा सकता है? कोई नहीं मिटा सकता। क्यों? क्योंकि हम इस माटी से जुड़े हुए पूत हैं। महाराणा प्रताप के उन बातों के बीच में एक दोहा जो अक्सर करके कहा जाता है, माई एड़ा पूत जन जेड़ा राणा प्रताप। ये माँ ऐसे पूत को पैदा कर जैसा राणा प्रताप है। आगे लिखते कि अकबर सु तो जान सिराने साहब। अकबर का नाम आते ही अकबर को महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही ऐसा लगता था जैसे कोई सिराने को सांप आता। और वो क्या कहता था उनको? राणा पीका।
और मेवाड़ी में जो हमारा टीका शब्द है वो छोटे बच्चों को कहते कूका है ना, कहीं ने कूका किस तरह। तो प्रताप जो है वो राणा कीका थे। अगर उनको कभी भी प्रताप नहीं कहता मुझे राणा कीका चाहिए, ये उसमें ये नहीं था कि मुझे उसको भूमि को लेना, छोटा सा तो मेवाड़ है। कभी आपने विचार किया कि अकबर को क्या जरूरत थी? पूरे भारत का वो साम्राज्य स्थापित कर चुका था, एक छोटा सा मेवाड़ 140 माइल का, उसको क्या जरूरत थी? वो इसलिए जरूरत थी कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को जो नाथों चने चपवाए थे और पूरे भारतवर्ष में हिंदुआ सूजी के रूप में अगर कोई स्थापित थे तो राणा सांगा थे। और महाराणा प्रताप उसी राणा सांगा के वंशज महाराणा प्रताप थे। इसलिए अकबर की इच्छा थी कि जिसको हिंदुआ सूरज का प्रताप मिला हुआ है, एक बार मेरे दरबार में आके खिल्लत पहन लेगा तो मैं पूरी दुनिया में डंका बजा दूंगा कि ये मैं हूं। लेकिन प्रताप ने कहा कि तुम मेरी भूमि ले लो, मेरे घोड़े ले लो, मेरे धन ले लो, मेरा चित्तौड़ ले लो, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं जीत पाओगे। और अंत तक महाराणा प्रताप को अकबर कभी नहीं पकड़ सका। मैं इतिहास के पन्नों पर मैं अपनी बात कहूं कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, 3 घंटे में युद्ध के मैदान में 2 दस्ते होते हैं, एक चंद्रावल एक हरावल। हरावल दस्ता जो आगे लड़ता है और चंद्रावल पीछे लड़ता है। हरावल दस्ते में हकीम खां सूर था, महाराणा प्रताप। वो आगे बढ़कर उसने 6 मील तक मुगलों को खदेड़ा। उसके बाद प्रताप मध्य कमान में थे। मध्य कमान में मानसिंह अपनी सेना को लेकर हाथी पर आया। प्रताप ने अपने घोड़े पर चेटक के आगे सूंड लगा रखी थी ताकि हाथी को ये लगे कि हाथी का बच्चा है। और उसने जब छलांग लगाई, चेटक ने एड़ लगाई, प्रताप ने छलांग लगा के और दोनों पंजे हाथी के उसके ऊपर रखे और हाथी की सूंड में तलवार लगी हुई थी, उससे उस चेटक की टांग कट गई। और वो भाला जो था, चोरी प्रताप ने भाला मारा, मानसिंह पौधे में दब गया, वो महावत नीचे गिर गया। मानसिंह उस समय बच गया, लेकिन चेटक की टांग कटी होने के कारण अब युद्ध में स्थिति गंभीर हो गई। तब एक योद्धा निकल के आता है, जाला पीढ़ा सारणी। वो आकर प्रताप को कहते कि प्रताप, राणा होकर आप रहोगे तो मेवाड़ रहेगा, आप चले गए तो सबका मनोबल टूट जाएगा। आप छतर और ये तिलक मुझे दो, राज चिन्ह। उसी समय वो लिया और झाला मन्ना ने, झाला पीदा ने उनको अपने माथे पर लगाया। लोगों ने समझा, क्योंकि उसकी भी उनकी मूछे भी वैसी थी, वो प्रताप समझकर लोगों के पीछे भागे। चेटक उनको, हाकिम का सूर उनको हल्दी घाटी से थोड़ी दूर ले जाते। वो एक 22 फीट का नाला है, आप जाओगे तो कभी हल्दी घाटी देखना। उस नाले को वो चेटक कूदता है, प्रताप को बचा लेता है, लेकिन वो वही मर जाता है, समाप्त हो जाता है। पीछे से उनका भाई शक्ति सिंह आता है जो मुगलों के साथ मिला हुआ था, लेकिन उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है कि मेरे भाई से के साथ ये मुगल गलत काम न कर दे। वो फुरसान और मुल्तान नाम के दो मुगल सैनिक थे, उनको वही मारते हैं और तुरंत जाकर और अपना घोड़ा जो शक्ति सिंह होता है वो प्रदान करते हैं। और फिर प्रताप उसके बाद कोलियारी से 3.5 घंटे के बाद, उस समय जून का महीना 18 जून, मगध पिघल जाए, आदमी उबल रहा था माथा। जब मुगल सेना को प्रताप नहीं मिले तो वो गोगुंदा पर गए। उन्होंने वहां पर पुजारियों को और सैनिकों को मार के रखा। फिर वहां रुक गए, मानसिंह भी वहां रुका। उन्होंने अपने चारों तरफ खाइयां खोद दी। अगर हल्दी घाटी का वो युद्ध जीत गए होते तो उनको वो खाइयां खोदने की क्या जरूरत थी? खाइयां खोद कर अपने आप को सुरक्षित कर लिया कि कहीं भील आकर हम पर आक्रमण न कर। और इधर प्रताप ने सारे थानों पर मोर्चाबंदी करके और सारे रसद रुकवा लिए।
मुगल सेना के पास खाने के लाले पड़ गए। जून महीने में जो युद्ध शुरू हुआ था, सितंबर माह में कच्चे आम और घोड़ों का कच्चा मांस खाकर मुगल सेना की हालत खराब हो गई, उनको पेचिस की बीमारी हो गई सबको। और तब अकबर ने कहलवा भेजा कि लौट आओ। तब वो कहते हैं कि वो उस समय चुपचाप वहां से गोविंदा से निकल दिए। 18 जून को हल्दी घाटी का जो युद्ध शुरू हुआ था, वो सितंबर 21 में जाकर महाराणा प्रताप ने कूटनीतिक विजय प्राप्त की। ये इतिहास के पन्नों में हमने दर्ज करने की कोशिश की। महाराणा प्रताप के बारे में एक और विषय आता है कि वो उनको जगमाल को गद्दी पर बिठाया और जगमाल को गद्दी पर बिठाया भटियानी रानी ने। भटियानी रानी का उदय सिंह के प्रति मोह था, लेकिन मैं इतिहास को जानता हूँ उदय सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बीमार थे तो उन्होंने पट्टा लिखवा लिया होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं जिसको आप नोट करिए, शमशान में महाराणा नहीं जाता है। प्रताप जब गए तो अखेराज ने कहा, जोधपुर के ही थे, अखेराज जी ने कहा कि प्रताप यहां पर है तो गद्दी पर कौन बैठा है? पाटलिपुत्र तो प्रताप है। तो उन्होंने कहा कि जगमाल बेटा, कि जगमाल कैसे बैठ सकता है? कृष्णदास जी आपके रहते हुए ये मेवाड़ में क्या चल रहा है? उसी समय उदय सिंह जी की चिता को अग्नि दी। उनका मेरे पिताजी का देहावसान हुआ है, मुझे अंतिम संस्कार करने दो। उसी समय राणा टीका के साथ जो भीड़ रहते थे, देश में नहीं पूरे विश्व में लोकतंत्र की पहली स्थापना किसी दिन हुई थी तो वो महाराणा प्रताप के उस 28 फरवरी को, जिस दिन भील ने तिलक अपना अंगूठा काटकर कहा था राणा प्रताप हमारे महाराणा होंगे, और सबने मिलकर, सब जनता ने मिलकर उनको तिलक किया राणा बावड़ी पर। इस प्रकार लोकतंत्र की स्थापना भी यदि हुई है तो वो 28 फरवरी को महाराणा प्रताप के राज तिलक से हुई। बहनों में चुपचाप बिना किसी खून खराबे के जगमाल को हटा दिया गया। जिस अकबर को महान कहते हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं जो बात कह रहा हूं आपके रोंगटे खड़े करेंगे। चित्तौड़ के किले को जीतने के लिए 3 महीने तक अकबर का पड़ाव डाला था। उसमें साबात बना है। साबात होते चमड़े के बड़े बड़े टेंट, ऊपर से कोई पत्थर गिरा है तो लगे नहीं। और उसने जैसे तैसे करके किले की दीवारों को तोड़ा, और दीवारों को तोड़ने के बाद किले पर जब पहुंचा तो देखा कोई नहीं। चित्तौड़ में पहले 2 साके हो चुके थे। उदय सिंह जी की कर्मा भाई ने भी जौहर किया था, हम सबको ध्यान में है। जब चित्तौड़ में उस समय कोई नहीं मिला तो उसको इतना क्रोध है कि उदय सिंह पकड़ में नहीं आया। राणा उदय सिंह को पकड़ना था तो जीत होती। किला तो ठीक है, जगह आपने हासिल कर ली। आप अंदाज लगाइए कि 30,000 मेवाड़ियों को सैनिक होते तो चल जाता, लड़ाके होते तो चल जाता। चित्तौड़ के 30,000 मासूम बच्चे, औरतें, ब्राह्मणों को इकट्ठा करके और 30,000 मेवाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया गया, और ब्राह्मणों की जनेऊ उतरवा कर उसको तोली गई 72 मन। उसको आप कहेंगे कि अकबर महान था? अरे इतिहासकारों को कुछ शर्म आनी चाहिए लिखते हुए कि जिन्होंने ऐसे मासूम लोगों की हत्या की, उसको तुम इतिहास के पन्नों में महान कहते हो। मैंने जब मेरी फिल्म में ये दिखाया था तो सेंसर बोर्ड ने कहा इसको काटना पड़ेगा। इनका फिल्म रिलीज ही मत करिए, जो सत्य को तो दिखाना पड़ेगा, और वो सत्य हमने दिखाया। प्रताप के चरित्र को निर्माण करने में जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई थी, कैसा संयोग देखिए, प्रताप की माता का नाम जयवंती बाई।
एक तरफ जीजाबाई है, एक तरफ जयवंता बाई है। दोनों ने उनको संस्कार निर्माण की दृष्टि से, जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी का संस्कार निर्माण किया, वैसे ही जयवंता बाई ने भी संस्कार का निर्माण किया। 4-4 शिष्टमंडल भेजे। अब आप देखिए कितनी, अगर युद्ध करना है अकबर को, उसको पता है कि ये मुझे युद्ध नहीं करना है। उसको, अकबर को ये पता है कि मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे प्रताप को पकड़ना है। और जिस दिन मैं प्रताप को पकड़ लूंगा उस दिन मैं विश्व विजेता हो जाऊंगा, कम से कम भारत का तो विजेता मैं हो ही जाऊंगा। उसने 4 शिष्टमंडल भेजे। पहला था जलाल खान मोर्ची, दूसरा था मान सिंह के राजपूत से लड़ेगा, जयपुर के मान सिंह को भेजा। उदय सागर पर खाना हुआ तो प्रताप नहीं गया, क्योंकि मान सिंह तो राजा नहीं था, राजा तो भगवान दास को, तो कुंवर अमर सिंह को भेजा। तो वो नाराज हो गया कि राणा साहब ने आकर उनके पेट में गिरानी है, कि मैं उनके पेट की दवा अच्छी तरह से जानता हूँ, अगली बार हम मिलेंगे तो रण मैदान में मिलेंगे। ठीक है, हाँ मिलेंगे, चलो। भीम सिंह डोडे ने कहा हाँ ठीक है, तुझे देख लेंगे। तो खाने में सम्मान में उसमें से एक चावल उठाया, उसने दिया लगा के, और फिर वो साथ में 100 कुत्ते लाया था, तो वो उनको छोड़ के उनके साथ भागा। तब कहते हैं कि एक कहावत है मेवाड़ी में हमारे, वो खीर जो है वो कुत्तों को खिलाती। तो ये कहावत है मुगलों के लिए कि कुत्ता भेली खीर खाई, कुत्ता भेली खीर खाई। तो वो कुत्तों के साथ वो खीर उनको खिला दी गई। रणभेरी बन चुकी थी, फिर भी भगवान दास को भेजा। अकबर ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो कुंवर हो, वो तो कुंवर के साथ कुंवर ही भेजेंगे, महाराणा प्रताप किया तो घबराते क्यों? तुम्हारे पिताजी को भेजता हूँ। पिताजी भी आए कि आप आ जाइए, अच्छा रहेगा। उनका कि मुझे सब मंजूर है, मैं विचार करूंगा, लेकिन मुगल की खिल्लत कभी नहीं भूलूंगा। और आप सबको पता है ये सब कूटनीति थी, 4 बार के लोगों को टालने की। तब तक सारे भीड़ों के बीच में घूम घूम के महाराणा प्रताप ने मन जीता। आप सोच सकते कि कैसी विचित्र स्थिति रही होगी अगर आपको बोला जाए सब्जी मत खाओ, ये मत करो, तो वो करेंगे नहीं, लोग विद्रोह करेंगे। पेट्रोल बंद हो जाए तो अभी मोदी खाया कि नारे लगने शुरू हो, क्यों? और पेट्रोल का हमारी ये स्थिति कर दी, या सरकार के खिलाफ कहा है कि नारे पेट्रोल के दाम बढ़ जाए, तो हम 1 मिनट में हमारे स्वास्थ्य पर चोट पहुंची, हम रिटेलिएट करते हैं। प्रताप ने सारे थानों में, सारी जगह पर बोल दिया कि एक भी जगह पर कोई भी सब्जी नहीं उगाएगा। उठाना के किसान ने सब्जी उगा दी, उसको इतनी कड़ी सजा दी, उसकी गर्दन काटकर पेड़ पे लटका दी, अनुशासन। तो सारी प्रजा उनके साथ थी, क्यों? क्योंकि उनके साथ उन्होंने मन जीता, उनके साथ रह के उनके दुख दर्द को समझा। मक्की की रोटी पर प्याज फोड़कर खाने का या कमर में बांधकर 3-3 दिन तक लड़ने का अभ्यास किसी को था तो वो भीलों को था। पहाड़ पर बैठ जाते थे, मक्की की रोटी और प्याज बांध देते थे, तो प्याज से न तो गर्मी लगती है न लू लगती है। ऊपर बैठ गए, ऊपर कपड़ा कुछ पहनते नहीं थे, कमर पट्टा बांध देते थे और ऊपर से पत्थर लेके नीचे गुड़काते थे, तो मुगल सेना के ऊपर जाकर पत्थर गिरते थे। तो ये तरीका अपनाया उन्होंने। उसके बाद हल्दी घाटी की विजय के बाद दिवेर, अगर आप देखें कुंभलगढ़ पर शाहबाज खान 4 बार आक्रमण कर रहे हैं। अब राणा प्रताप ने अपनी पैटर्न बदल दी कि जिधर मुगल राज जाते उनको जाने देते, वो थाने पर कब्जा करते और पीछे से एक साथ मेवाड़ की सेना जाके उन थानों पर छापा मारती और उन सबको भगा के खदेड़ देती और फिर मेवाड़ का झंडा लगा देता, छापा मार कर देती। इस छापामार युद्ध पद्धति को ही छत्रपति शिवाजी ने अपनाया, पहली बार कहा। ये उन्हीं की देन है, महाराणा प्रताप की, कि वो छापामार युद्ध को छत्रपति शिवाजी ने अपने जीवन में भी अपनाया। अकबर क्यों मेवाड़ के पीछे पड़ा था? जो हज यात्री जाते थे सूरत तक और जो व्यापार होता था, अंग्रेजी में कहावत है
वो आज तो लागू होती, लेकिन उस समय भी लागू होती। एवरी गेम इज मनी गेम। अकबर को पता था कि मेवाड़ के रास्ते में अगर ये लूट खसोट चाली रहेगी तो व्यापार हो नहीं पाएगा, मैं हज यात्रा को कैसे भेज सकूंगा। वो अजमेर में आके रुका, उसने कहा मैं जाऊंगा उदयपुर, और उदयपुर आया और उसने उदयपुर को जीतकर इसका नाम अपने हिसाब से इस्लामाबाद कर दिया, सिक्का भी डाला, लेकिन चला नहीं। 2 महीने बाद वापस जीत लिया गया। प्रताप ने एक रीति अपनाई। आज जो पानरवा की साइड में जो जोधपुर जाते हैं, जैसे जोधपुर पानरवा होके तो नहीं जाते, लेकिन जो पानरवा साइड जाते हैं माउंट आबू, वहां पर आज भी ग्रामीण लोग है ना, रात को गाड़ियों को लूट लेते हैं। तो वो लूटते क्यों हैं? वो महाराणा प्रताप की देन है। महाराणा प्रताप ने उनसे कहा था कि तुम्हारे यहाँ पर जो भी यात्री इधर से निकले, माल लेके निकलेगा व्यापारी, उसको पहले कूटना है और फिर लूटना है। तो वो परंपरा आज भी चल रही है। अभी आप जाके उनको पैसे दो ना, वो क्या गाना पीक ली जाएगी, पहले वो आपको मारेंगे फिर आपसे पैसे छीनेंगे। खैर अब तो सरकार थोड़ी कड़क हो गई है, तो थानेदार भी थोड़े कड़क हो गए, लेकिन कभी कभी वो पीछे से वो डीएनए एक्टिवेट हो जाता है, तो पहले कूटते हैं फिर पैसे भी छीनते हैं। वो प्रताप ने उनको कहा था। अब समय बदल गया, लेकिन दिवेद के उस युद्ध में एक बड़ी बात हुई। उस समय अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा, वही रहीमदास जी, उनको भेजा। तो उनकी 2 औरतों को कुंवर प्रताप के जो कुंवर थे अमर सिंह पकड़ के लाए कि दादीराज आपके लिए उपहार लाए हैं, क्या तुम्हें शर्म आती है? तुम किसके बेटे हो? हिंदवासुरी प्रताप के जाओ, इन दोनों नारियों को ससम्मान ले जाकर वापस अब्दुल रहीम जी को सौंप के आओ। उस दिन अब्दुल रहीम खान खाना ने उनके लिए बहुत सुंदर बात लिखी कि धर्म रहसी रहसी धरा खबजासी कुरसान अमर विसंबर ऊपरे राखे निश्चय राण। हे राणा, तेरा नाम, तेरा गौरव तो सदैव ऊपर रहेगा। ऐसे स्वर्णिम प्रश्नों में ये बात उन्होंने लिखी। हमारे मेवाड़ में राजदंड से ऊपर ब्रह्मदंड है। आप कहेंगे कैसे? महाराणा प्रताप हो या कोई भी मेवाड़ का महाराणा हो, वो राजा नहीं होता। मेवाड़ के महाराणा होते हैं भगवान एकलिंगनाथ, और वो जो महाराणा होते हैं वो उनके दीवान थे। तो जो राजदंड के ऊपर वो सेंगोल जो नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में स्थापित किया ना, वो सेंगोल की परंपरा इस मेवाड़ की देन है कि राजदंड से ऊपर ब्रह्मदंड है, और वो ब्रह्मदंड जो है वो भगवान एकलिंगनाथ का है। अगर तुम गलती करोगे तो भगवान एकलिंगनाथ तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। ये परंपरा भी मेवाड़ की दी है। जिस अकबर को महान कहा जाता है, कांगड़ा के युद्ध में मुझे बोलते शर्म आती है। कांगड़ा के मंदिरों में पुजारियों को काटकर और चमड़े की जूतियों में उनका रक्त भर के मंदिर के कलश पर उड़ेला गया। आप उसे महान करें? क्या आप उसे महान करें? ये विचार करने की जरूरत है। वो इतना क्रूर शासक था। मैंने तो इतिहास की किताबों में पढ़ा तो मुझे बीकानेर के नरेश कुंवर थे दलपत, उसको बुलाकर और उसको बोलते तो तेरी हजामत कर, तेरे बाल किस उल्टे उस तरह से काट शराब के नशे में। ये करने वाला कौन? अकबर। खिल्लत पहनाता था ऐसी जिसमें जहर भरा होता था, जिसको मारना होता था उस जहर को भी उस खिल्लत को कपड़ों को पहनाकर वो लोगों का की हत्या करवा देता था। फिर भी हम कहते हैं अकबर महान था। और महान था तो किसी एक जगह तो उसकी मूर्ति लगाते हैं।
और अगर महाराणा प्रताप हारे होते तो कोई चौराहे पर उनकी मूर्ति लगाता? इतिहासकारों ने लिख भले दिया, लेकिन हम भारतीय इतने गर्वीले हैं, हम स्वाभिमान से भरे हुए, हमने उस गलत बात को कभी नहीं स्वीकारा। और महाराणा प्रताप विजयी थे, विजयी है, विजयी रहेंगे। ये 450 वर्ष जो हल्दी घाटी के पूर्ण होने जा रहे हैं, मुझे कहते गर्व है कि अब खिताबों में महाराणा प्रताप को हमने विजेता घोषित किया है। मैं प्रताप पर अगर बोलूं तो 2 घंटे 4 घंटे भी बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जैसी तन्मयता से आप सुन रहे हैं, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं, क्योंकि आप सबको खाना भी खाना है और मैंने कहा था मैं 50 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं। जन्मदिन पर हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें गिफ्ट ला के देते हैं। अभी राज पुरोहित जी और रैनवा जी बातें कर रहे थे, आजकल रील का जमाना है, रीलें बना बना के हम अपने बच्चों का चरित्र हनन कर रहे हैं। मैंने कोशिश की है, मैंने कोशिश की, मैं अपनी पब्लिसिटी, मैंने क्या किया, मैं कहने नहीं आया। मैंने प्रताप पर 4 किताबें लिखी हैं। मैंने महाराणा प्रताप पर फिल्म बनाई है, एमएक्स प्लेयर पे थी, अब एमएक्स प्लेयर से अमोजिन ने खरीदी, इसलिए उस पर हट गई, लेकिन उसकी स्टोरी यूट्यूब पर अवेलेबल है। मेरी फिल्म में जगजीत सिंह ने गाया, शैल राणा ने गाया, साधना संगम ने गाया, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार ने गाया। ये जो पुस्तक है, ये मैंने बनाई इसके लिए कि छोटे 5वीं क्लास के बच्चे को भी गिफ्ट दो जन्मदिन पर एक किताब को। वो महाराणा प्रताप के जीवन को समझे तो सही, और मैंने चित्र दिए, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट दिए, ताकि किताब की कॉस्ट ज़्यादा ना आए। ये खाली 50 रुपए की किताब है, तो मैंने इसीलिए बनाई कि लोग बच्चे इसको पढ़ें। मैं कोशिश करूँगा कि कल अगर मुझे मौका मिलता है, ये देश की पहली पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक, बच्चों के लिए पहली पाठ्य पुस्तक है जो कोर्स में लगी, मेरे यहाँ लगी हुई 6 साल में, करीब 17 स्कूलों में लग चुकी है। ये पाठ्य पुस्तक पढ़कर बच्चे महाराणा प्रताप की जीवन गाथा को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। जहां मौका मिले हल्दी घाटी की माटी को अपने माथे पर लगाकर खुद के स्वाभिमान को लगाकर मैं इंसान हूं, लेकिन मैं अपनी निजी स्वार्थ के लिए अपने अभिमान में रहूं, मैं सामने वाले का सम्मान नहीं करूं, तो आपका स्वाभिमान तो स्वाभिमान नहीं, आपका अहंकार है। और जो व्यक्ति अहंकार से ग्रस्त होता है उसका पतन होना निश्चित है। इसलिए बुरे से बुरा व्यक्ति भी है, उसका भी अपना स्वाभिमान है, उसको कभी मुंह पर उसकी इंसल्ट मत करें। भामाशाह थे, भामाशाह के पास क्या था? सब प्रताप का ही देवा था। प्रताप जब चिंता में थे कब क्या होगा, कैसे लड़ेंगे, तो सारे के सारे वो चूलिया गांव से जो जीता हुआ पैसा तो लाके महाराणा प्रताप के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसे समर्पित भाव से अगर आप भी अपने घरों में अपने बच्चों को ये संस्कार पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपका ये महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम यहाँ करना सफल होगा। मैंने मेरी बात, बहुत सी बातें मैंने काट दी, इसलिए कि मैं समझ सकता हूँ कि आप 5:30 बजे से यहाँ बैठे हैं, भोजन भी करना है। मैं सब आप सबके अंदर बैठे हुए उस वीर प्रताप को, जो आपके अंदर राष्ट्र स्वाभिमान की भावना को जगाता है, आपके अंदर वो नीला घोड़ा सवार का गाना सुनकर आपके रोंगटे खड़े कर देता है। वो मारण था वो भूत घटे, वो महाराणा प्रताप घटे।
वो गाना जब चलता है तो हम राजस्थानियों के, हम भारतवासियों के अपने आप रगों में खून दौड़ने लगता है, उबलने लगता है, और हम सोचने लगते हैं कि हम कितने गर्वीले हैं। वियतनाम के सेनापति से पूछा गया कि आपकी ये जो युद्ध पद्धति है कहाँ से सीखी आपने? अरे ये युद्ध पद्धति हमने आप ही के भारतवर्ष से सीखी है, छापामार युद्ध पद्धति, और वो है महाराणा प्रताप। और उनका इतना बड़ा सिक्का अगर वो जारी करते हैं तो ये हमारे लिए कितनी गर्व की बात है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। इसलिए हिंदुआ सूर्य छत्रपति शिवाजी भी है, तो हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप भी है। इसलिए हम बार बार एक नारा लगाते हैं, जय राणा प्रताप की जय, शिवा सरदार की जय, राणा प्रताप की। ये नारा गूंजता न रहे, ये केवल नारा बनकर न रह जाए, हमारे बच्चों में संस्कार बनकर हम पिरो सके, वो माला बनाकर उनको वो संस्कार दिला सके कि बेटा तुम भी प्रताप की तरह स्वाभिमानी बनना, अभिमानी मत बनना। मैं समझता हूँ मेरा यहाँ आना सार्थक होगा। मैंने बहुत बातें सोची थी, जितनी कह पाया कह दी, जो रह गई फिर कभी आऊंगा आपसे कहूंगा। मुझे आपने सुना, धैर्य से सुना, मैंने अपनी बात को जिस ढंग से रख सकता था मैंने रखी, आपको अच्छी लगी होगी तो जरूर मुझे कहिएगा। एक बार पुनः आपके अंदर बैठे हुए भगवान एकलिंगनाथ को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड, बच्चे करते ना जैसे वेरी गुड ये, तो ये करना है, ठीक है। शुरू हो जाओ। ओ हा हा, ओ हा हा, ओ हा हा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अपनी अपनी क्लास उठाइए। हाँ, पानी की क्लास। हाँ, ये तो बहुत से कागज साहब बिराजे हुए हैं। चलिए करिए, नहीं तो करो, वो करना है। ये फेफड़ों से हवा निकाल ली, तो ये लोग है। रेडी? अहंकार की अरे यार गुरुजी ने सारा सब पहना दिया, मैंने कोई नहीं पहना है। ओ यार देखो अतरी मोटी नस पेरे नहीं होता हमारे पे यार तक नहीं। अहंकार सारी प्रॉब्लम ईगो की है, तो इसका नाम है ईगो बर्स्ट क्लास। रेडी? छोड़ो, मजे लीजिए ना, इतना पागलपंती का मौका कहीं नहीं मिलेगा। रेडी? किसी को और कोई नहीं मारना, किसको मारना आपने। देखिए ये जो उंगली है ना, पितरों के तिलक किससे लगता है ना, ये भगवान के लगता है। जैसे मैंने लगा रखा है, मेरी लाल हो गई, ये पितरों के, यानी अहंकार का प्रतीक है कि तुम चले गए हम भी चले जाएंगे, तो ईगो बर्स्ट। रेडी? टेंशन किधर होती है? टेंशन, और यार वो टेंशन है। अब इधर टेंशन नाम का कोई कीड़ा है क्या है? उसको कैसे रिलीज करना? रेडी? इसका नाम है टेंशन रिलीज लॉफ्टर। थोड़ा एंजॉय करिए। ऐसा पागलपंती जिसके हस्बैंड नहीं आए और वो घर में जाके करे हमारी लुगाई तो वेंडी वैन आई थी क्या तो, और किसी के हस्बैंड वाइफ आगे हस्बैंड नहीं है तो हस्बैंड के यार गजब क्या करके आया
तो कुमार साहब आया आज हमसे ही निकला। तो चलो ये टेंशन, हाँ रेडी, ये मतलब तेरे को दे दी, तेरे बात लुगाई को करते नहीं है थाने में, आज भी कर रहे लुगाई को लुगाई करे हाल में। रेडी, ये हंसे तो पूरा 7 बार निकाली। ओ हा हा हा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पीछे वाले तो ऐसे खड़े जैसे उनको फाइल्स की बीमारी। करना है भाई, मस्ती करना है। ऐसा मौका कहाँ मिलेगा, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हाँ यहाँ मिलेगा। वेरी गुड, चलिए इसका नाम है जनरेटर लाफ्टर। हाँ बोलिए, इसमें योगा भी हो जाता, पता ही नहीं पड़ता आपको, है ना। रेडी, इधर से रेडी, बोलिए इधर यूनिक कोनी मौका दे रहे हैं प्रदीप जी सर दे, इसके मार दो थोड़ा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका नाम है नो मनी लाफ्टर। हाँ, बिल आया होटल में, ठीक है। पहले तो क्या था, बिल आया तो 2-3 दोस्त हैं, तो एक दौड़ के जाता, अरे यार मैं थोड़ा वॉशरूम जाके आना है। दूसरा कहता है यार मेरा तो मोबाइल ही घर में रह गया। अब तीसरा कहता है होटल वाला बिल पैसे, तो अपने को टेंशन में नहीं जीना, क्या करना है, बिल देखना। तो होटल वाला भी बोल गया, बाकी के लिए टिकट लगता है, पैसे बिल वगैरह फिर
जी मैं तो घूमर रंग वाला ही सा चूनरी मंगवाई पे रंग लाल चढ़वायो जी हाथारे मेहंदी में पिवजी तारो नाम रचायो जी चूनरी मंगवाई पे रंग लाल चढ़वायो जी हाथारे मेहंदी में पिवजी नाम थारो रचवायो जी रे तारे अब नेक्स्ट डांस है नृत्य शक्ति डांस ग्रुप। प्लीज कम ऑन द स्टेज। प्रदीप जी का सत्कार श्री राजेंद्र जी गोबे, संजय जी, उनके लिए एक मोमेंटो भी तैयार किया हुआ है। मोमेंटो भी चंदा जी ने बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत की थी।